हे गाइस व्हाट्सअप। तो यूपीएससी प्रीलिम टेस्ट 27 2021 और 2022। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए एम यूपीएससी को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो करंट जीके, बेसिक, स्टैटिक और फैक्ट को, इन पांचों को हम साथ में लेकर आज 10 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आज का? देखिए, ऑपरेशन समुद्र सेतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यह भारत तथा मालदीव का वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है। दूसरा क्या है कि इस अभियान में भारतीय नौसेना के पोत, ठीक है, आईएनएस जलस्व और आईएनएस मगर को शामिल किया गया है। तो कौन सा कथन सही नहीं है यह पूछा गया है। ठीक है, तो केवल एक, केवल दो, एक और दो और नहीं एक और नहीं दो। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसका देखिए कोविड-19 के महामारी पहले समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, देखिए कोविड-19 के महामारी के कारण जो विदेशों में फंसे जो भारतीय नागरिक है, अलग अलग देश में जो भारतीय नागरिक फंसे उसको वापस लाने के प्रयास के रूप में, ठीक है, भारतीय नौसेना द्वारा समुद्र सेतु नामक अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या होता है कि इस पूरे ऑपरेशन को रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री और भारत सरकार के जो विभिन्न विभिन्न एजेंसियां होती है और राज्य सरकारों के साथ समन्वय चलाया जा रहा है। ठीक है, इन सब मिलकर ये ऑपरेशन चला रहे हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन से मंत्रालय है और प्लस राज्य सरकार और सरकार की विभिन्न एजेंसियां। अब इस अभियान में भारतीय नौसेना के जहाज कौन कौन आईएनएस जलस्वर और आईएनएस मगर को भी शामिल किया गया है। ठीक है, ये दोनों नाम याद रख लीजिएगा। अब आईएनएस जलस्वर नौसेना का सबसे बड़ा उभयचर प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और यह विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय पर तैनात है। आगे देखिए इसकी फिगर देखते हैं। देखिए ये रहा आईएनएस जलस्व और ये रहा आईएनएस मगर और ये रहा कोची। ठीक है, कोची बंदरगाह और ये मालदीव्स। ठीक है, 900 किलोमीटर। और ये श्रीलंका और श्रीलंका कैपिटल श्री जयवर्धना कोटे है। ठीक है, और ये रहा एरेबियन सी और इसमें नीचे बे ऑफ बंगाल। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के संवर्धन एवं विकास को सरल एवं सुविधाजनक बनाने के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 विनियमित किया गया था। अब दूसरा क्या है कि इस अधिनियम के तहत जो एमएसएमई सेक्टर है उसको विनिर्माण क्षेत्र में उद्यम तथा सर्विस सेक्टर है उसमें जो उद्यम है उसमें वर्गीकृत किया गया था एमएसएमई सेक्टर को। ठीक है, तो केवल एक, केवल दो, एक और दो और नहीं एक और नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है। ठीक है, देखिए कोविड-19 की महामारी ने अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया, ये सब आप जानते हैं। लेकिन देश भर में जो फंसे सैकड़ों प्रवासी श्रमिकों की दशा यही बता जा रही है कि क्या है कि लॉकडाउन में सबसे अधिक जो एमएसएमई सेक्टर है वो प्रभावित हुआ है, यानी कि छोटे छोटे उद्योग है, छोटे छोटे दुकानदार हैं वो प्रभावित हुए हैं। ठीक है, एमएसएमई के संवर्धन एवं विकास को सरल एवं सुविधाजनक बनाने के लिए 2 अक्टूबर 2006 को जो एमएसएमई डेवलपमेंट अधिनियम 2006 विनियमित किया गया था। पहला कथन सही हो गया, याद रख लीजिएगा। इस अधिनियम के तहत जो एमएसएमई को विनिर्माण क्षेत्र में उद्यम, ठीक है, और सेवा क्षेत्र में उद्यम, इन दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। अगर कोई पूछे कि एमएसएमई सेक्टर को कितने पार्टों में वर्गीकृत किया गया था, तो दो पार्ट में वर्गीकृत किया गया था। एक है विनिर्माण क्षेत्र और दूसरा है सेवा क्षेत्र। ठीक है, अब एमएसएमई सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक है और यह क्षेत्र देश के जो सामाजिक और आर्थिक जो विकास होता है देश का उसके लिए काफी योगदान देता है। देखिए इसमें क्या है कि जीडीपी में एमएसएमई का योगदान 19% है, जबकि देश के जो निर्यात होता है उसमें इस क्षेत्र का हिस्सा 48% है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है,
अब ये यूज क्या होता है कि क्षेत्रीय असंतुलन कम करता है एमएसएमई, ठीक है, और ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्र को औद्योगिकरण में भी सहायता करता है, ठीक है। तो ये उसके बेनिफिट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्पादन शुल्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जीएसटी लागू होने से पहले लगभग हर तरह की वस्तुओं के उत्पादन पर उत्पादन शुल्क लगता था। दूसरा क्या है कि जीएसटी लागू होने के बाद किसी भी वस्तु पर उत्पादन शुल्क नहीं लगता है, ठीक है, शब्दों को पकड़िएगा, ठीक है। तो पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप अपना आंसर दीजिए। देखिए, इसका आंसर ऑप्शन बी यानी कि दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है, ठीक है। देखिए, एक्साइज ड्यूटी भारत में लगने वाले अप्रत्यक्ष करों में से एक है, ठीक है। आपको समझाया था इससे आगे या इससे पहले लेक्चर में कि अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर क्या होता है, तो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, भारत में उत्पादन शुल्क है वो 26 जनवरी 1994 को लागू हो गया था, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और ये कर उत्पादन या बिक्री पर लगाया जाता है, ठीक है। और जीएसटी लागू होने से पहले लगभग हर तरह की वस्तुओं पर जो उत्पादन शुल्क है उस पर उत्पादन शुल्क लगता था, ठीक है। जो उत्पादन होता है उस पर टैक्स लगता था, जो कि एक तरह का केंद्रीय कर था, सेंट्रल टैक्स था, और इसे केंद्र सरकार द्वारा ही लगाया जाता था। लेकिन जब जीएसटी अब लागू हुआ भारत में, तब से विभिन्न तरह के जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे कौन से है कि उत्पादन शुल्क, सेल टैक्स, ठीक है, सर्विस टैक्स, उसका जीएसटी में विलय कर दिया गया और अब केवल एक ही तरह का अप्रत्यक्ष कर जीएसटी लगता है, ठीक है। इन सबको खत्म करके अब एक ही टैक्स लगा दिया गया, जीएसटी, याद रख लीजिएगा। और देखिए, जीएसटी लागू होने के बाद भी कुछ ऐसी वस्तुएं जिन पर जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। कौन कौन सी है, तो पेट्रोलियम, शराब, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, क्रूड ऑयल, ठीक है, टर्बाइन फ्यूल, ठीक है, जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल होता है, जो प्लेन में यूज होता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ठीक है, तो उस पर अभी भी उत्पादन शुल्क लगता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, अवसंरचना निवेश न्यास मॉडल, ठीक है, उससे संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक सामूहिक निवेश योजना है जो सड़क और बिजली जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश की अनुमति देती है। दूसरा क्या है कि इसे सेबी विनियमन 2014 द्वारा विनियमित किया गया था। तो कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप अपना आंसर दीजिए। देखिए, दोनों के दोनों कथन कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो इसका देखिए पहले जान लेते हैं। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, उसको म्यूचुअल फंड की तरह एक सामूहिक निवेश योजना है, ठीक है। एक म्यूचुअल फंड की तरह पैसा इन्वेस्ट करने की एक सामूहिक योजना है, परंतु म्यूचुअल फंड की तरह इक्विटी शेयरों में निवेश करने का अवसर प्रदान करने के बजाय इसमें कौन सा इन्वेस्टमेंट क्या क्या यूज होता है कि किसमें इन्वेस्ट करना होता है कि सड़क, बिजली जैसी बुनियादी ढांचा जो परियोजना होती है, सड़क, बिजली, ठीक है, उसमें निवेश की अनुमति देता है, इसलिए कथन एक सही है। और दूसरा क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसको सेबी के 2014 द्वारा विनियमित किया जाता है, अतः देखिए इसमें क्या है कि इसे सेबी अधिनियम 2014 द्वारा विनियमित किया जाता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि न तो एक और न ही दो, इसका आंसर डी लिख लीजिएगा, यहाँ सी नहीं डी है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछा गया है। तो यह एक सांविधिक निकाय है जिससे संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के और 243 जेड ए में दिए गए हैं। सांविधिक माने लॉ द्वारा स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है। इसे आयोग का प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की, ठीक है। देखिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो, कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया, ठीक है, बी यानी कि दूसरा कथन गलत है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग एक सांविधिक निकाय है जिससे संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के, याद रख लीजिएगा, तथा 243 जेड ए में दिए गए हैं। देखिए, जो राज्य में जो पंचायत होती है उसका जो समस्त निर्वाचन और जो नगर पालिका होती है उसमें जो समस्त निर्वाचन की प्रक्रिया है, निर्वाचन है, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण,
ये सब स्टेट इलेक्शन कमीशन की शक्तियां में निहित है। ठीक है, इस आयोग का प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। इसका प्रमुख कौन होता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, वो होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति द्वारा, इसलिए कथन 2 गलत है। और इसे हटाने की प्रक्रिया में क्या क्या प्रावधान है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसी तरह संसद द्वारा महाभियोग के प्रस्ताव को पारित करके राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ राष्ट्रपति नहीं राज्यपाल द्वारा होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सी प्लेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो रही है। दूसरा, यह प्रयागराज को वाराणसी से जोड़ेगी। तीसरा, यह सेवा स्पाइस जेट एयरलाइंस द्वारा संचालित की जाएगी। या चौथा है तीनों के तीनों कथन सही यानी कि उपयुक्त सभी। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए फटाक से। देखिए इसका आंसर ऑप्शन सी यानी कि स्पाइस जेट एयरलाइंस द्वारा संचालित की जाएगी। अब है क्या ये देख लीजिए। देखिए गुजरात में जो पहली बार सी प्लेन सेवा है 31 अक्टूबर को प्रारंभ हो रही है, जिसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया गया है। ठीक है, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की वर्षगांठ है और यह दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कथन ये सही नहीं है। ठीक है, सी प्लेन सेवा कहां से कहां शुरू होती है। ठीक है, अहमदाबाद में जो साबरमती रिवर फ्रंट है उसको केवड़िया में जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति, ठीक है, तो उससे जोड़ेगी। ठीक है, यह स्पाइस जेट सेवा एयरलाइंस द्वारा संचालित की जाएगी। यह सेवा किसके द्वारा, स्पाइस जेट एयरलाइंस द्वारा संचालित की जाएगी। इसका कंट्रोल स्पाइस जेट एयरलाइंस द्वारा होगा। ठीक है, देखिए ये रहा वो प्लेन। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए ट्यूबेरियल ग्रंथि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन से सही है। ठीक है, ट्यूबेरियल ग्रंथि, ठीक है, यह मनुष्य के गले के ऊपरी हिस्सों में पाए जाने वाले लाल ग्रंथि का एक समूह है। दूसरा कि ये ग्रंथियां क्षय रोग होने का मुख्य कारण है। तीसरा, यह हृदय की नलिकाओं में पाई जाने वाली ग्रंथि। और चौथा क्या है कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि यह मनुष्य के गले के ऊपरी हिस्से में पाई जाने वाली एक लाल ग्रंथि में से का समूह है। ठीक है, देखिए हाल ही में नीदरलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा ट्यूबुलर ग्रंथि की खोज की गई जो लाल ग्रंथियां हैं, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, और यह मनुष्य के गले के ऊपरी हिस्से में पाए जाने वाली, मनुष्य का गले का ऊपरी हिस्सा होता है ऊपर का भाग, उसमें जो पाए जाने वाली जो लाल ग्रंथि है उसका एक समूह है। ठीक है, तो अब तक मानव शरीर में जो देखिए 3 बड़े लाल ग्रंथि गिनाते हैं, कौन कौन से थे 3 बड़े। जीभ के नीचे, एक जबड़े के नीचे होता है और एक गाल के पीछे है। ठीक है, और वैज्ञानिक के अनुसार यह अंग नाक के लुब्रिकेशन में मदद करता है। ठीक है, तो 2 बार याद कर लीजिएगा क्योंकि साइंस का क्वेश्चन बन जाता है यूपीएससी साइंस पर 2-3 सालों में बहुत फोकस कर चल रही है। देखिए स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह रिपोर्ट हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट तथा इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है। और दूसरा कि यह रिपोर्ट पूरी दुनिया में वायु प्रदूषण की स्थिति को बताती है। तो कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको भी पता चले। और नीचे स्कोर कीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपको 10 में से या फिर 11 में से कितना स्कोर हुआ आपका। देखिए इसका आंसर ऑप्शन सी यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है। देखिए स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट जारी की गई है जो कि हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट यानी कि HEI तथा IHME यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन द्वारा संयुक्त रूप से दोनों ने साथ मिलकर जारी की है। ठीक है, देखिए ये HEI है जो वो एक गैर सरकारी संगठन यानी कि एक NGO बोल सकते हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1980 में की गई थी और मुख्यालय बोस्टन अमेरिका में है। ठीक है, और यह क्या करती है कि पूरी दुनिया में जो वायु प्रदूषण होता है उसकी स्थिति कैसी है वो दर्शाती है। और भारत के संदर्भ में इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 के दौरान वायु प्रदूषण के कारण जो नवजात शिशु होते हैं उसमें शायद 16.7 लाख से अधिक मौत हुई है। तो बहुत
बुरी बात है। वायु प्रदूषण सिर्फ और सिर्फ वायु प्रदूषण के कारण ही। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए इसका उपयोग खुदरा कीमत के मुद्रास्फीति मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सरकारी कर्मचारी और औद्योगिक श्रमिक की जो महंगाई भत्ते हैं उसको विनियमित करने के लिए किया जाता है। तीसरा क्या है कि इसका उपयोग जो अनुसूचित नौकरियों में जो न्यूनतम मजदूरी दी जाती है उसको संशोधित करने के लिए किया जाता है। और चौथा क्या है कि तीनों के तीनों कथन सही है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, पर आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर गलत हुआ तो नॉलेज ही मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा, और सही हुआ तो सबसे अच्छी बात है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। देखिए नेक्स्ट आंसर है इसका डी, यानी कि तीनों के तीनों कथन सही है। देखिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा औद्योगिक श्रमिकों के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के आधार वर्ष पहले कौन सा था, 2001 था। ठीक है, अब उसको 2016 कर दिया गया है संशोधित करके। ठीक है, अब 2016 से कंपेयर करके मापा जाता है। ठीक है, इसका उपयोग खुदरा कीमतों में मुद्रास्फीति को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, मुद्रास्फीति को मापने के लिए किया जाता है। और साथ ही जो सरकारी कर्मचारी और जो उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक है उसके महंगाई भत्ते को विनियमित करने तथा अनुसूचित नौकरियों में जो न्यूनतम मजदूरी दी जाती है उसको संशोधित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आरंभिक हिस्ट्री का क्वेश्चन रखा है। ठीक है, काफी मेंबर्स द्वारा बोला गया था कि सर एक दो हिस्ट्री के क्वेश्चन भी रख लीजिए। ठीक है, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन रखा है। ठीक है, देखिए आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन, ठीक है, बौद्ध धर्म का पतन किन किन कारणों से हुआ था। ठीक है, 2010 में यूपीएससी में प्रारंभिक प्रीलिम्स में पूछा गया था। ठीक है, देखिए पहला क्या है कि उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे तथा वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। दूसरा क्या है कि अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली जो मध्य एशिया की जनजातियां होती है उसने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्ध को सताया। और तीसरा क्या है कि गुप्त वंश के राजा, ठीक है, उसने बौद्ध धर्म को पुरजोर से विरोध किया। तो कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। ठीक है, कि बौद्ध धर्म का पतन। ठीक है, इसके कारण बताने हैं तो केवल एक और तीन, सी 2 और 3 और सभी के सभी। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए देखिए आरंभिक मध्ययुगीन समय में जो बौद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे तथा वैष्णव धर्म का हिस्सा जो बन गए, जो बौद्ध धर्म के पतन का महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ है। बाकी के बाकी कथन सब गलत है। ठीक है, तो ये रहा आज का। आज थोड़ी वीडियो आने में लेट हो गई। आज प्रयत्न करूंगा कि आपको शाम को भी एक वीडियो मिल जाए और सुबह रेगुलर वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और ऐसे ही हमको सपोर्ट करते कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।